गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि सर एक शॉर्ट क्वेश्चंस पे एक वीडियो बना दो, तो बिल्कुल हम उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के ईएफएम पेपर के लिए हम जितने भी जो आपकी यूनिट फर्स्ट से लेके जो आपकी फोर्थ यूनिट है वहां तक जितने भी जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ऑल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके 2 मार्क्स के आएंगे, उन सबको हम एक ही वीडियो में लेकर समेट रहे हैं सारे के सारे। तो ये जो क्लास है आज की बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे, उनके आसपास मिल जाएंगे। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमने जो पीछे आपको, अगर आपने देखी है एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस किया है पीछे, तो अगर आप एग्जाम पैटर्न को अभी नहीं समझे हो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्ले लिस्ट में जाओ और आप जो एग्जाम पैटर्न वाला जो वीडियो है जो क्लास है जो आप उसको जरूर देखो। क्योंकि बिना एग्जाम पैटर्न को समझे आप एग्जाम में अगर अपीयर होते हो स्टूडेंट से, तो आपके लिए कहीं ना कहीं में नुकसानदायक होगा। क्योंकि एक बार आप एग्जाम पैटर्न समझ लो कि किस तरीके का पेपर आएगा। क्योंकि अब तक आपने जो एग्जाम दिया है उनका पैटर्न अलग था, अब एनईपी के अकॉर्डिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लो। और ये क्लास अपन करते हैं जो आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, यानी ईएफएम का, ईएएफएम जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान है, 4 यूनिट में डिवाइड है। इन चारों यूनिट से जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए वो हम लेके आए हैं। और सारे क्वेश्चन एग्जाम में कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। तो जो सेक्शन ए है आपका, आज ए सेक्शन को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट वाइज है सारे क्वेश्चन, बहुत आपके लिए है और दोनों मीडियम है। सबसे अच्छी बात है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो जो दोनों तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो आते हैं, करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी आर्थिक वातावरण या पर्यावरण से आप क्या समझते हो? देखो, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर सच एज इनकम लेवल, मार्केट कंडीशन, पॉलिसीज, इकोनॉमिक ट्रेंड that influence the functioning and growth of business and economy। यानी कि हमारा जो बिजनेस है, हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये जो बिजनेस फर्म है, ये जो अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई तरीके के फैक्टर होते हैं। उन सारे फैक्टर से ये अफेक्ट होता है और उन फैक्टर को क्या करता है, ये अफेक्ट भी करता है। म्यूचुअली दोनों मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यानी कि समाज में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अदर जितने भी फैक्टर है, जैसे इनकम का लेवल, जैसे बाजार की कंडीशंस, जैसे बाजार की पॉलिसी कह सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज कह सकते हैं, क्या मार्केट के क्या ट्रेंड है। तो ये जो सारे फैक्टर है ये हमारे बिजनेस को या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करती है? अफेक्ट करती है। और म्यूचुअली परस्पर मिलकर क्या बनाती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाती है। तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, जो ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, यानी जो सेक्शन ए है, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे जिनको आप 1 या 2 लाइन में आपको उसका आंसर करना होगा। तो स्ट्रिक्ट आपको सीधा सीधा उस पर लिखना है, यानी कि आपको इधर उधर की बातें नहीं करके जो रटी रटाई लैंग्वेज हम बोलते हैं, यानी टू द पॉइंट आपको चलना पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन पे आप इसका आंसर देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक आप बताओ। तो हमने अभी देखा इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी आर्थिक नीतियां, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी उन्नति, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो हम यहाँ पे खूब सारे, इसके अलावा आप लेना चाहो तो नेशनल फैक्टर आप ले सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज आप ले सकते हो, पॉपुलेशन फैक्टर आप ले सकते हो, नेचुरल फैक्टर ले सकते हो, कल्चरल फैक्टर ले सकते हो, सोशल फैक्टर ले सकते हो। कई सारे फैक्टर हैं जो हमारी एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, हमने 3 फैक्टर लिखे। और एग्जाम में भी आपको डिटोस जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा ही आपको आंसर करना है। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं दोबारा कहूंगा, ये आपको 2 मार्क्स देने वाले क्वेश्चन है। यानी कि पूरे में से अगर पूरे मार्क्स दिलाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। इसमें एग्जामिनर अगर आप कट टू कट लिखते हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, तो डेफिनेट सी बात है, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देने की कोशिश करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाउ डज द पॉलिटिकल सिस्टम इंपैक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी राजनीतिक प्रणाली आर्थिक वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? सीधी सी बात है, जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें टैक्सेशन आ जाता है, फॉरेन ट्रेड आ जाता है, हमारे लेबर लॉज आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल लॉज आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो नीतियां होती है उन सबका
कार्यान्वयन करना और उन सबको बनाना, ये सारा काम हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको सीधे सीधे प्रभावित करती है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी कि ए स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और जहाँ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है वहाँ इन्वेस्टमेंट पे और जो डेवलपमेंट है उस पे इसका इनवर्स जो इम्पैक्ट है वो आता है। यानी कि राजनीतिक स्थिरता होगी तो देश का विकास होगा, आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास होगा, और अगर उल्टा होगा तो इससे विकास की जगह हमारा विकास भी रुक सकता है या विकास को ये रोक देती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो राजनीतिक प्रणाली है वह डायरेक्ट ही किसको अफेक्ट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को करती है। और फिर आप यहाँ से स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल इनस्टेबिलिटी कैन डिटर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। आप सीधी बात कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट एनी 3 की फीचर ऑफ द राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान अर्थव्यवस्था की कोई 3 प्रमुख विशेषता लिखो। ये जो क्वेश्चन है इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये क्वेश्चन आपको जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वहां पर भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। कोशिश है इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी हैं, प्रीवियस जो एनुअल एग्जाम होती थी वहां भी आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ऐसा ही होगा, राइट एन एसे ऑन राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान इकोनॉमी की विशेषताओं पर एक लेख लिखो, निबंध लिखो। तो वहां पे आपको खूब सारी विशेषताओं को डिस्कस करना होगा। यहाँ पे हमसे 3 पूछिए तो हम लिखेंगे एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है, और मिनरल वेल्थ इकोनॉमी है, यानी कि कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, और खनिज संपदा अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो पशुधन पे आधारित अर्थव्यवस्था है, पशुधन पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा आप इसमें और ये लिख सकते हो कि जो टूरिज्म है यानी पर्यटन का हब है, पर्यटन को मोटिवेटेड है। या आप ये कह सकते हो ज्योग्राफिकली चैलेंज्ड इकोनॉमी है, ज्योग्राफिकली चैलेंज यानी कि भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था है। तो ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। हमने पीछे जो हमारी क्लास है उसमें इस टॉपिक को डिस्कस भी किया है। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जो राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक है बीकॉम की प्लेलिस्ट में आप जाओ, इसको जरूर देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि प्लेलिस्ट में जितने भी हमने 5-7 ही टॉपिक करवाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आगे। मेंशन 1 चैलेंज फेस्ड बाय दी राजस्थान इकोनॉमी, यानी कि राजस्थान इकोनॉमी के लिए कि अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनौती बताइए, कोई भी एक चुनौती। तो वाटर स्केर्सिटी हम यहाँ पे लेके आए हैं। राजस्थान फेसेस राजस्थान में जल की क्या है, गंभीर कमी है, जो कि कृषि उत्पादकता और औद्योगिक विकास में क्या डालती है, बाधा डालती है। इसके अलावा और भी कई सारी चैलेंजेस हैं, जैसे पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट कम है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो ये भी राजस्थान इकोनॉमी के सामने चैलेंज है। वाटर स्कैर्सिटी हमने एक पूछी, एक यहाँ पे बताई। अगला आता है व्हाट इज द एरिया ऑफ राजस्थान स्टेट। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। जरूर ध्यान रखो, जब लास्ट ईयर जो बीकॉम सेमेस्टर की एग्जाम हुई थी, बीकॉम सेमेस्टर 2 की एग्जाम हुई थी, वहां पे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि इकोनॉमिक्स का वहां पे चैप्टर पेपर नहीं था, पेपर वहां पे बैंकिंग का था। तो आप जरूर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा भयंकर वाले नहीं पूछे जाएंगे। कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठे हो आप कॉलेज की एग्जाम में बैठे हो। बहुत ही सिंपल से और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कॉलेज एजुकेशन में होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव मोड में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि जनरल होते हैं तो ये आपके एक सिलेबस में भी होते हैं, आपसे पूछा भी जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान स्टेट एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की जनसंख्या कितनी है। राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। आपके एग्जाम में आपके जो सिलेबस है उसमें पॉपुलेशन का चैप्टर है। तो एग्जाम में पॉपुलेशन से रिलेटेड आपसे डेटा पूछे जा सकते हैं और वो 1 लाइनर क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे। तो इस तरीके की जो आंसर है इसका, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एरिया लिखा, आपको इस तरीके का आंसर नहीं करना है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ने 200 पर्सन्स ईच प्रति वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 200 लोग राजस्थान में रहते हैं। तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो आप लिखोगे प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोला जाता है, जन घनत्व बोला जाता है या जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपने छोटी क्लासों में पढ़े भी हैं। व्हाट इज द जेंडर रेशियो ऑफ राजस्थान। राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है। राजस्थान का लिंग अनुपात ध्यान रखना 928 महिला प्रति 1000 पुरुष है। 928 महिला
प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्याओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिंगानुपात बोलते हैं। तो आपको इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, बट आपको डेटा जरूर याद रखना चाहिए, छोटा छोटा डेटा है। और बिल्कुल हाँ, अब जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो बीएडएम, जो आपका बीएडएम वाला पेपर है उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस की क्लास होगी, यानी जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके बीएडएम, यानी जो कंपनी वाली जो बुक है आपकी, उसमें से जितने भी जो छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड, उसी को हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपके लिए। बहुत ही एक अच्छी क्लास वो भी रहने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट से। व्हाट डू यू मीन बाई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी आरडीपी, ग्रामीण विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हो? गांव के विकास के लिए जो कार्यक्रम होते हैं स्टूडेंट्स, वही क्या होते हैं? आरडीपी बोले जाते हैं। देख लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम, यानी ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार की वो पहल है जिनका उद्देश्य गांव में बुनियादी ढांचा, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर को सुधारना है। उसको क्या बोलते हैं? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कोई 2 उद्देश्य बताओ। तो है टू रिड्यूस पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, यानी गांव से जो गरीबी है और बेरोजगारी है उसको कम करना। टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, यानी सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचे में क्या करना? सुधार करना। ये 2 हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द 2 मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, यानी भारत में कोई 2 प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नाम लिखो। आपसे 2 की बजाय 4 भी पूछा जा सकता है, बट क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो मेजरली आपसे 2 ही पूछने के चांसेस रहते हैं। एक नाम आप ले सकते हो मनरेगा का। मनरेगा का पूरा नाम जरूर याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा का पूरा नाम बताओ, मनरेगा का फुल नेम बताओ। तो मनरेगा का पूरा नाम भी याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी जो मनरेगा है ये कब आया था? 2 अक्टूबर 2009 में आया था। हालांकि वैसे जो 5 फरवरी है, 5 फरवरी 2006 है, वहां से नरेगा की शुरुआत हो चुकी थी, बट मनरेगा इसका नाम हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये 2 हमने लिखे। अब आपसे पूछ रहा है व्हेन डिड मनरेगा स्टार्ट, मनरेगा की शुरुआत कब हुई? अभी हमने देखा मनरेगा शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल नेम ऑफ SGRY, SGRY का पूरा नाम लिखो। S स्टैंड फॉर संपूर्ण, G स्टैंड फॉर ग्रामीण, R स्टैंड फॉर रोजगार एंड Y स्टैंड फॉर योजना, यानी आपको इसको इंग्लिश में भी, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो ऐसे लिखेंगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। बिल्कुल, क्योंकि जो नाम है वो ऐसा ही है, इसका इंग्लिश कन्वर्जन आपको नहीं करना है। तो SGRY का पूरा नाम है, जरूर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। राइट द फुल नेम ऑफ JGSY, JGSY का पूरा नाम लिखो। तो JGSY का पूरा नाम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, वही हिंदी वाले को आपको इंग्लिश में लिखना होगा। अब आपको अगर ये जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मैं आपको यहाँ पे ये हिदायत जरूर देना चाहूंगा कि आपके सिलेबस में जो आरडीपी का है, इसके अलावा आपके सिलेबस में पुअर्टी है और इसके अलावा आपके सिलेबस में अनएम्प्लॉयमेंट है। इन आरडीपी, पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में जो कॉमन चीज है स्टूडेंट्स, वो है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि क्योंकि गरीबी को मिटाने के लिए क्या है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्या है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और ग्रामीण विकास कार्यक्रम वाले चैप्टर में ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। तो मैं आपको यहाँ पे जरूर कहूंगा कि हमारे चैनल पे 2 ऐसी क्लास अपलोड है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नाम से, जिसमें IRDP, मनरेगा, NRLM, SGRY, DDP, DAP, SDP, जितने भी जो आपके प्रोग्राम चलते हैं आपके सिलेबस में, उनको बहुत ही इजीली 2 छोटी छोटी क्लासों में बताया गया है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लिस्ट पे जाए, प्ले लिस्ट में जाए और वहां से इन दोनों क्लासेज को आप जरूर देखें। ये आपके लिए बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पुअर्टी इन राजस्थान, राजस्थान में गरीबी के कोई प्रमुख 2 कारण बताओ। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कृषि की कम उत्पादकता होना। लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योगों का सीमित विकास होना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी होना। ये क्या है? राजस्थान की गरीबी के कोई 3 प्रमुख कारण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेंशन 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई 2 प्रकार बताओ। एक तो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि एक सीजन में हम खेतीबाड़ी कर लेते हैं और राजस्थान की खेती किस पे आधारित है, मानसून पे है, तो मानसून वाली सीजन में जॉब मिल जाता है और जब मानसून नहीं होता, खेती नहीं होती, तो बंदा बेरोजगार रहता है। फिर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी, दिखने में तो व्यक्ति काम कर रहा होता है बट एक्चुअल में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वह नहीं होती है। 2 तरीके की बेरोजगारी राजस्थान में पाई जाती है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी निरपेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों 2 तरीके की गरीबी होती है, एक होती है निरपेक्ष गरीबी और एक होती है सापेक्ष गरीबी। यानी निरपेक्ष गरीबी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष को बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जो वास्तव में गरीब है, वास्तव में क्या है, गरीब है, यानी जिसके पास रोटी कपड़ा मकान आदि नहीं है, वह तो वास्तव में गरीब है, तो उसको तो कौन सा गरीब बोलेंगे, एब्सोल्यूट पुअर बोलेंगे, यानी निरपेक्ष गरीब बोलेंगे। और सापेक्ष गरीबी तुलनात्मक रूप से गरीब, तुलनात्मक रूप से गरीब यानी आपके पास रोटी कपड़ा मकान सब है लेकिन आप अपनी तुलना किसी अमीर व्यक्ति से करते हो, तो आप में और उस अमीर व्यक्ति में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी यानी सापेक्ष गरीबी। तो ये जरूर ध्यान रखिए। निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है द पर्सन हु नॉट केपेबल टू अरेंज बेसिक नीड्स इन लाइक फूड क्लॉथ अकोमोडेशन हेल्थ एटसेट्रा। यानी गरीबी की वो स्थिति जिसमें एक व्यक्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की क्या नहीं कर पाता, पूर्ति नहीं कर पाता, जैसे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य आदि। इसे क्या बोला जाता है, निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगाओ, एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान, यानी PRIs का क्या रोल है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रमोट लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इंप्लीमेंट रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज इन विलेजेस। यानी पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देती है, ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम जो सरकार लागू करना चाहती है उनको लागू करवाती है और गांवों में सार्वजनिक सेवाओं में क्या करती है, सुधार करती है। यानी कि जो भी स्कीम वगैरह लागू होती है वो किसके थ्रू लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है दोस्तों, वह पंचायती राज के थ्रू ही इंप्लीमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले कोई 2 कार्य बताओ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम, यानी जितनी भी जो स्कीम होती है ग्रामीण विकास की उन सबका क्रियान्वयन कौन करती है, पंचायती राज संस्थाएं करती है। मेंटेनेंस ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड एंड वाटर सप्लाई, यानी गांव में सड़क और जलापूर्ति जैसी जो बेसिक नीड है, जो सुविधाएं हैं, उनका रखरखाव कौन करती है, पंचायती राज संस्थाएं करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल फाइनेंस, यानी ग्रामीण वित्त से आप क्या समझते हो। ग्रामीण वित्त का मतलब है गांव में जो लोग रहते हैं और वो जो काम धंधा करते हैं, यानी या तो छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे या फिर क्या करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो इसके लिए जो उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण वित्त बोलते हैं। तो इसको हम फॉर्मली देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। रूरल फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रूरल पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग लोन्स सेविंग्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेस। यानी ग्रामीण वित्त से ऐसी तात्पर्य ग्रामीण आबादी को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं से है, जिसमें कृषि और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण बचत और ऋण आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऋण सुविधा की यहाँ ऋण हो गया, ये साख सुविधाएं बोल दी जाएगी, साख सुविधा कह सकते हो या उधार की सुविधाएं कह सकते हो। तो रूरल विन यानी गांव में रहने वाले लोगों को कृषि और उसके छोटे बिजनेस के लिए जो लोन दिया जाता है दैट इज रूरल फाइनेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंशन एनी 2 सोर्सेज ऑफ रूरल फाइनेंस इन राजस्थान। राजस्थान में ग्रामीण वित्त के कोई 2 सोर्स बताओ। देखो सोर्स दोस्तों हमने पढ़ा है पीछे 3 तरीके के होते हैं, एक तो वो जो कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक वो जो इंस्टीट्यूशनल है और एक कौन, गवर्नमेंट। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है उसमें कौन आते हैं, आपके रिश्तेदार, उधार देने वाले सेठ महाजन, ठीक है, और आपके दोस्त आदि। इंस्टीट्यूशनल में कौन आते हैं, हमने कहा RBI, नाबार्ड, SBI, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एटसेट्रा। और गवर्नमेंट में आपकी दोनों गवर्नमेंट आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये राजस्थान में या राजस्थान में कह दो या इंडिया में कह दो, ये क्या है, रूरल फाइनेंस के सोर्सेज है। आपसे पूछे गए कोई 2 तो आप बता सकते हो, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। बिल्कुल शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि बीकॉम सेमेस्टर 3 और बीकॉम सेमेस्टर 1 इन दोनों के जो ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो जल्द ही करियर सारथी कोचिंग लेके आ रहा है। तो आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छी
मैं न्यूज़ भी कह सकता हूँ या एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कह सकता हूँ कि जो आपकी एग्जाम का भी जो क्रूशियल टाइम है उसमें आपको अगर इस तरीके के जो कैप्सूल मिल जाते हैं, पास कैप्सूल मिल जाते हैं जिसमें आपको बहुत ही पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग टू पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए आपको अगर मिलता है कुछ मटेरियल, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं जो आपकी जान पहचान के हैं, आपके आसपास है, तो उनको ये वीडियो जरूर आप शेयर करें और उनको बताएं कि इस वीडियो को देखिए और किस प्रकार ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर दी मेजर प्रॉब्लम ऑफ रूरल फाइनेंस इन राजस्थान? राजस्थान में ग्रामीण वित्त की कोई प्रमुख समस्याएं बताओ। पहली बात, हाई डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल मनी लेंडर्स, यानी जो अनौपचारिक धन उधारदाताएं हैं उन पर अभी अत्यधिक निर्भरता है, बैंकों से कम लेते हैं, रिश्तेदारों से या सेठ साहूकारों से लेते हैं। दूसरा है लेक ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज, यानी जो दूर के जो आंचलिक क्षेत्र है, दूर दराज के जो गांव है, वहां आज भी बैंकिंग व्यवस्था का क्या है, अभाव पाया जाता है। तो ये दो समस्याएं राजस्थान में ग्रामीण वित्त के को लेकर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट। अभी हमने 2 यूनिट कर ली है, हमने ज्यादा क्वेश्चन, एक यूनिट से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो आपके 4 यूनिट है तो तकरीबन हम 40 क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हो, तो छोटे बड़े और जो बड़े वाले क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप वाले, कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जो कि है भी मेरा ये मानना है कि जरूर आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राइट दी टू सिग्निफिकेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के कोई 2 महत्व बताओ। बिल्कुल, पहली बात तो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का प्रमुख साधन है कृषि। सेकंड, कंट्रीब्यूट टू स्टेट जीडीपी। राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, आज भी तकरीबन 29% यानी 29% कहाँ से मिलता है राजस्थान को, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। तो एक सिग्निफिकेंट रोल है इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और स्टेट की जीडीपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी? नई कृषि रणनीति से आप क्या समझते हो? यानी जो खेतीबाड़ी है उसमें नए बीज, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, नई तकनीक अगर आप यूज करते हो तो यही क्या है, न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर है। तो खेतीबाड़ी में, कृषि में आधुनिक तकनीक और उच्च उर्वरता वाले बीजों तथा रासायनिक पदार्थों के उपयोग को नई कृषि रणनीति कहा जाता है। भारत में मुख्य तौर पे ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति को न्यू एग्रीकल्चर स्टडी बोला गया था। यानी द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड हाई यील्ड सीड्स एंड केमिकल्स इन एग्रीकल्चर इज नोन एज द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। इन इंडिया मेनली ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नोन एज द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आई थी? 1966 के बाद आई थी, 96 टू 1969 के बीच इजाद हुई थी। बढ़ते हैं आगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, जो हरित क्रांति इसका जनक कौन है? तो ध्यान रखना इसका जनक वैसे देखा जाए तो इसका वर्गीस कुरियन नहीं है, नाम दिमाग से निकल रहा है। भारत की बात होता है तो भारत में इसका एम स्वामीनाथन, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो जनक है दोस्तों वो है एम स्वामीनाथन, भारत में है। और नॉर्मन बोरलॉग, बिल्कुल याद आ गया, नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं और भारत में एम स्वामीनाथन माना जाता है। जरूर ध्यान रखिए, आपकी एक जो यूनिट है वो पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वहां पे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट टू स्कीम्स नेम फॉर दी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कृषि विकास के लिए 2 योजनाओं के नाम बताओ। 2 योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान निधि योजना, जिसमें हर 4 महीने से खाते में कितने रुपए आते हैं, किसान के 2000 रुपए आते हैं, एनुअली उसको 6000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देने की योजना है। सेकंड, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड NMSA, ये लगभग 2007 के आसपास आया था एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो 2 योजनाएं हमने देखी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MSP? MSP का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो यही हो गया। MSP का पूरा नाम होता है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये जरूर ध्यान रखिए, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है बाकायदा MSP, तो आपसे इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है छोटे टाइप क्वेश्चन में। अब MSP क्या होता है? MSP देखो होता ये है कि जब किसान कोई जो फसल पैदा करता है, वो पैदा किया उसने, फिर वह उसको मंडी में बेचने गया, तो वहां पे भाव बहुत कम थे। क्या थे? बहुत कम भाव थे। किसान हताश हो गया कि इससे तो मेरा जो बेकार है वही नहीं निकलती। तब सरकार क्या करती है, कुछ जो फसलें होती है उनके लिए MSP डिक्लेयर करती है, यानी ऐसी प्राइस डिक्लेयर करती है
कि अगर मार्केट में आपको कोई इससे कम प्राइस मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट आपसे वो चीजें बाई कर लेगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्याज की बात करूं मैं, प्याज की सरकार ने कहा 5 रुपए केजी एमएसपी है, किसान गया मंडी में, वहां पे निकली 3 रुपए के भाव कि 3 रुपए पर केजी है, तो किसान मंडी में 3 रुपए पर केजी नहीं बेचकर सीधा गवर्नमेंट को बेच देगा किस भाव पे, 5 रुपए केजी के हिसाब से। तो ये क्या हुआ, एमएसपी। तो बिल्कुल एमएसपी का मतलब यही है, एमएसपी मीन्स रेफर्स टू दी प्राइस एट विच द गवर्नमेंट गारंटीज टू परचेज क्रॉप ऑन फ्रॉम द फार्मर टू एंश्योर दे रिसीव ए फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। यानी कि सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि उनकी उपज का उसे उचित मूल्य मिलेगा, दैट इज एमएसपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत भी करके आएंगे क्योंकि हम यहाँ पे एन को और ए को दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। मेरा ये कहना है कि जो नाबार्ड में जो एन ए है, नाबार्ड में ये एन ए किसके लिए है, नेशनल के लिए है। फिर नेशनल, बी फॉर बैंक, ए फॉर एग्रीकल्चर, आर फॉर रूरल एंड डी फॉर डेवलपमेंट। यानी नेशनल बैंक फॉर रूरल, सॉरी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जरूर ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है बीकॉम पार्ट सेमेस्टर, सॉरी बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए नाबार्ड का पूरा नाम। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो को जरूर लाइक करना है, क्लास के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि करियर सारथी कोचिंग डेडिकेटेड है आपकी एग्जाम में आपको वो सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने का ताकि आप अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट यूनिट जो कि है आपकी 4th यूनिट। राइट द नेम ऑफ एनी 3 मेजर टूरिस्ट प्लेस इन द राजस्थान। राजस्थान में घूमने वाली यानी 3 पर्यटन स्थलों के नाम लिखो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, और अगर आपको कुछ और भी अच्छा लिखना है, अगर जगह का नाम याद है तो और भी अच्छी बात है। तो आप इस फॉर्म में अगर इसका आंसर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे आपने बताया आमेर जो कि जयपुर में है, सिटी प्लेस जो कि उदयपुर में है, और मेहरानगढ़ जो कि कहाँ है, जोधपुर में। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके के ला रहा हूँ कि स्टूडेंट इस तरीके का भी आंसर करते हैं और स्टूडेंट इस तरीके का भी आंसर करते हैं। तो अगर आपको मार्किंग चाहिए पूरी, यानी फुल मार्किंग चाहिए, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप इस तरीके का आंसर करना इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द की चैलेंज फेस्ड बाय द टूरिज्म सेक्टर इन द राजस्थान। राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, सीजनल फ्लक्चुएशंस एंड कंपटीशन फ्रॉम द अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यानी बुनियादी ढांचे की कमी है राजस्थान में, मौसमी उतार चढ़ाव चलता रहता है, और अन्य पर्यटन स्थलों से क्या है, प्रतिस्पर्धा। ये राजस्थान में क्या है, कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं टूरिस्टों के टूरिज्म के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। यानी लघु एवं कुटीर उद्योगों से आप क्या समझते हो। यहीं पे मैं आपके डिक्लेयर कर देता हूं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एमएसएमई है इसका पूरा नाम बताओ। तो एमएसएमई का पूरा नाम ध्यान रखना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी एमएसएमई का पूरा नाम जरूर ध्यान रखना। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपकी जो सिलेबस है उसमें स्मॉल एंड कॉटेज नाम लिखा हुआ है, बट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को ही क्या बोलते हैं, एमएसएमई भी बोला जाता है। तो एमएसएमई से आप क्या समझते हो। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस दैट आर यूजुअली रन आउट ऑफ ए होम बाय ए फैमिली और इंडिविजुअल। यानी लघु और कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के विनिर्माण व्यवसाय है जो आमतौर पर एक परिवार या व्यक्ति के द्वारा घर से चलाए जाते हैं। दे आर ऑफन लेबर इंटेंसिव एंड यूज लोकल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल। अक्सर ये क्या होते हैं, श्रम गहन होते हैं, यानी कि इसमें पैसों से ज्यादा व्यक्ति के हुनर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ये हुनर की जो मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि अगर आप हाथ के कारीगर हो तो आप ये कर पाओगे, मशीन और पैसों की जरूरत थोड़ी कम होती है। फिर तथा स्थानीय कच्चे माल और सरल उपकरणों का यूज करते हैं। जो सरल उपकरण हैं वो देसी उपकरण होते हैं जो उसी एरिया में होते हैं। तो पर्टिकुलर एक एरिया में होने वाले स्मॉल बिजनेस को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द नेम ऑफ एनी 2 स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किन्हीं 2 लघु एवं कुटीर उद्योगों के नाम बताओ। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें आप हैंडीक्राफ्ट का नाम लिख सकते हो, जो शुगर है यानी कच्ची चीनी है उसका नाम लिखते हो, डाई मेकिंग यानी कि रंगाई छपाई, प्रिंटिंग, कारपेट मेकिंग, ऑयल मिल आदि का नाम लिख सकते हो। और मिनरल बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री में आप मार्बल का, गोल्ड का, सिल्वर का, ऑर्नामेंट का नाम लिख सकते हो। यानी कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, खनिज आधारित उद्योग आप बता सकते हो। तो
अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप डायरेक्ट एक नाम हैंडीक्राफ्ट का लिख के और एक नाम आप गोल्ड मार्बल का लिख के भी कर सकते हो। और अगर इस तरीके से आंसर करोगे कि एग्रीकल्चर बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री और उसमें आगे लगा के हैंडीक्राफ्ट और 2 नाम लिखोगे और मिनरल्स पे लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर में रहेगा। यानी इससे क्या कि इम्पैक्ट अच्छा जाता है एग्जामिनर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान डेवलपमेंट। यानी राजस्थान के विकास में ऊर्जा अवसंरचना के महत्व को समझाओ। यानी एनर्जी का क्या महत्व है, एनर्जी के बिना है ही क्या। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी पावर टू फ्यूल इट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। यानी कि यह औद्योगिक विकास, कृषि गतिविधियां और समग्र आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बिजली प्रदान करता है। यानी जितनी भी जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज है, वह तो चलती किसे, एनर्जी से ही चल पाती है। यानी कि ऊर्जा होगी, बिजली होगी तभी वह रन कर पाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा क्या है, रोल है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के महत्व पर डिस्कस करो। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान एज इट हेल्प्स। आप यहां से इसका आंसर करना दोस्तों, इट हेल्प्स, या इट की जगह आप क्या लिखोगे, हेल्थ केयर हेल्प्स people get better healthcare services. For this, the government runs various schemes and tax initiatives like digital health mission, like चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, like जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके लिए जो स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो बहुत सारी स्कीम लेके आती है सरकार। तो जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या है, बुनियादी ढांचे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर इन राजस्थान। राजस्थान में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की डिक्लेरेशन कब हुई। एक पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1994 की, ठीक है, वो बहुत पुरानी हो गई। अब जो नई पॉलिसी है उसको जरूर ध्यान रखना, ये आपकी बुक्स में शायद नहीं लिखी हुई है, क्योंकि बस वही चीज होती है, बुक्स पुरानी एक बार लिख दी जाती है, उसी का कवर चेंज करके मार्केट में उतार दी जाती है। अंदर जो डेटा होता है इकोनॉमी का वह बहुत कम अपडेट हो पाता है। तो आप जो नई पॉलिसी है ध्यान रखना, 1 जुलाई 2019 को राजस्थान की नई पॉलिसी क्या हो चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है। जो गहलोत सरकार थी, प्रीवियस सरकार थी, उसमें डिक्लेरेशन हुआ था 1 जुलाई 2019 को। बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन राजस्थान। राजस्थान में नई औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन राजस्थान इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। यानी कि नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य है निवेश को आकर्षित करना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और जो छोटे उद्योग है, एमएसएमई को है, उनको सपोर्ट देना, ये इसका उद्देश्य है। राइट द फुल नेम ऑफ आरटीडीसी। आरटीडीसी का पूरा नाम क्या है। अभी हमने टूरिज्म पढ़ा था तो वहां पे इसका नाम देखा था, आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम। हिंदी में अगर इसको आप लिखना चाहो तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम। अब यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके सामने एक चुनौती रह सकती है कि वो ये कहे कि अब आरटीडीसी का हम हिंदी में नाम कैसे लिखे, हमें तो इंग्लिश वाला याद है। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, दोस्तों आपको चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसका इंग्लिश वाला वर्जन एग्जाम में आंसर कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई चैलेंज नहीं करेगा कि आप हिंदी मीडियम के थे या इंग्लिश मीडियम के थे। आप चाहो तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम करके ये भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख दो तो और भी क्या है इसकी अच्छी बात है। आरटीडीसी कब स्टैब्लिश हुआ, तो आरटीडीसी की जो स्थापना है वो नवंबर 1978 में हुई थी और 1 अप्रैल 1979 यानी 79 से इसने कार्य करना शुरू किया था। अब आपके अगर दोनों याद रहती है डेट तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको एक डेट भी याद है तो भी चलेगा, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी स्थापना नवंबर 1978 में हुई थी और काम करना इसने 79 में शुरू किया था। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर नंबर 2 पूरे लेने हैं तो अगर दोनों डेट याद होती है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अब कॉलेज एग्जाम की जो टेंशन है वो आप खत्म कर दो। करियर साथी कोचिंग आपका हम सफर बन के आया है इस एग्जाम के जो रास्ता है उसमें, और करियर साथी कोचिंग आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसआरटीसी, यानी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, आरएसआरटीसी का पूरा नाम है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। और आरएसआरटीसी कब स्थापित हुआ था, अगर उसके एक क्वेश्चन रह गया कि जो आरएसआरटीसी है, आरएसआरटीसी इसकी स्थापना ध्यान रखना दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी। 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे शॉर्ट, जो क्वेश्चंस EAFM सब्जेक्ट बीकॉम सेमेस्टर 3rd से।
तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेने की कोशिश करी है, जो आपकी यूनिट जितनी भी यूनिट है सारी यूनिट से छोटे छोटे क्वेश्चन, और होपफुली आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ऐसी ही मेरी कामना है। तो जो भी आप नए हो चैनल पे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, अगर आज की क्लास की पीडीएफ चाहते हो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें नीड पीडीएफ, नीड पीडीएफ। और जो आपके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और क्योंकि आप जितना ज़्यादा चैनल पे व्यूज लाओगे, जितना ज़्यादा आप इसको देखोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, तो हमें भी इसका एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम और जो आपके लिए है अदर सब्जेक्ट, उसमें भी आपके लिए मेहनत करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही एक नई क्लास में नए स्टडी मटेरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।